पर पहली बार अपने पिता से मिली थी, जिनसे मिलकर वो काफी इमोशनल हो गई। लेकिन ये मुलाकात ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाती, क्योंकि एरिस आकर जेस्पर के पिता को उनके और एंजेलो के बीच हुई डील को याद दिलाता है, और उसी डील की वजह से जेस्पर के पिता उससे दूर चले जाते हैं। अब वो डील क्या थी वो हमें नहीं बताया जाता, शायद इस एपिसोड में पता चल जाएगा। साथ ही यूरी ने फाइनली जेस्पर को प्रपोज कर दिया था, लेकिन जेस्पर ने उसको हाँ या ना का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज है कि उसके दिल में यूरी के लिए कोई फीलिंग्स हैं भी या नहीं। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में जेस्पर यूरी की दी हुई अंगूठी को ही घूर रही होती है कि आखिर यूरी ने ऐसा क्यों किया। ये चीज मैंने भी बिल्कुल नहीं सोची थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब समझ नहीं आ रहा मैं उसको जवाब क्या दूं। तभी कमरे में दोस्तों उसकी आंटी आ जाती है, जो जेस्पर के पास अंगूठी देखकर कहती है कि अरे वाह जेस्पर, किसने दी अंगूठी तुम्हें? एंगेजमेंट की अंगूठी है क्या तुम शादी करने वाली हो? जेस्पर कहती नहीं 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 आंटी, मैं कहाँ शादी करूंगी अभी। अब आंटी वो अंगूठी जेस्पर की उंगली में पहना कर देखती है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आती है। आंटी कहती है पता है, जिसने भी तुम्हें ये दिया होगा ना, बड़े अरमानों के साथ दिया है उसने, पर तुम्हारा मूड देखकर साफ पता चल रहा है कि तुमने उस इंसान को अभी तक हाँ या ना का जवाब नहीं दिया होगा। वैसे वो है कौन? जेस्पर भी कहती है कोई जिसको शायद मैं अभी तक समझ नहीं पाई कि उसके दिल में क्या है। काफी टाइम से हम दोनों साथ में हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसे समझने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो दोस्तों वो अंगूठी निकाल कर दोबारा से डब्बे में डाल देती है। आंटी तो बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ फिर पूछती है क्या तुम उस इंसान को पसंद करती भी हो? जेस्पर कहती है यही तो बात है ना आंटी, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो आंटी कहती है देखो बेटा, मैं जानती हूँ ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो भी फैसला लेना सोच समझ कर ही लेना, ताकि आगे जाकर पछताना ना पड़े। इतना कहकर आंटी चली जाती है वहां से। अब आंटी के जाने के बाद जेस्पर सोचती है कि यार क्या करूं, क्या जवाब दूं। काश कोई तीसरा ऑप्शन होता हाँ या ना की जगह भी, तो कितना बढ़िया होता। तभी दोस्तों आंटी फिर से कमरे में आकर कहती है कि बेटा जेस्पर, तुम्हारी माँ का फोन है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। अब जेस्पर बात तो नहीं करना चाहती थी, फिर भी वो फोन उठा लेती है, जहां दूसरी तरफ से जेस्पर की माँ कहती है क्या बात है जेस्पर, आखिर तुमने मेरा फोन उठा ही लिया, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जेस्पर तो अभी भी गुस्से में कहती है कि जो बात करनी है कहिए, वरना मैं फोन रख रही हूँ। तो उसकी माँ कहती है तुम्हें पता है मैं फिर से शादी करने वाली हूँ, क्या ये सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो जेस्पर कहती है इसमें कौन सी नई बात है, 15 से 20 शादियां तो आप पहले ही कर चुकी हो। मैं आपसे बात करके खुश तो नहीं हूँ, लेकिन गुस्सा जरूर हूँ, क्योंकि आप हमेशा मुझसे कहती भी आ रही हैं कि मेरे असली पिता न जाने कहाँ रहते हैं। उनकी जानकारी आपको कभी नहीं है, आपने यही कहा, लेकिन वो तो यहीं रहते हैं। साथ ही आपने कहा था कि वो मुझसे नफरत करते हैं, जबकि वो पहली बार ही मुझे देखकर इतने इमोशनल हो गए कि क्या बताऊं। आपने इतना बड़ा झूठ क्यों छुपाया मुझसे? तो जेस्पर की माँ कहती है देखो बेटा, उस टाइम हम दोनों का अलग होना था, इसीलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा ताकि तुम अपने पिता से मिलने के बारे में कभी ना सोचो। वैसे भी तुम्हारे पिता ने अब तक नई जिंदगी शुरू कर ली होगी। तुम एक बार मुझसे मिलने आओ, हम आराम से बैठकर बात करेंगे और मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा भी दूंगी। लेकिन जेस्पर फोन साइड में रखकर सो जाती है दोस्तों, क्योंकि उसे अपनी माँ से बात ही नहीं करनी थी। अब जेस्पर जैसे नहा धोकर खाना खाने आती है ना, तभी उसको एरिस दिखाई देता है, जिसने उसके कमरे की पहले से तलाशी ले ली थी, जहां से उसको मिलती है यूरी की वही वाली अंगूठी। वो जेस्पर से कहता है कि किसने दिया तुम्हें ये? जेस्पर घबरा जाती है कि इसको कैसे मिल गई है। वो कहती है एक दोस्त ने दी है, लेकिन एरिस कहता है कि पागल समझ के रखा हुआ है क्या मुझे? साफ बताओ किसने दिया तुम्हें? तो जेस्पर भी सच कह देती है यूरी ने दिया मुझे। हैरिस कहता है कि जाओ अभी के अभी ये अंगूठी उसको वापस करो, मैं नहीं चाहता कि तुम सेक्शन ई वालों के साथ अब और ज्यादा रहो। एंजेलो से कहकर तुम्हारा सेक्शन ही बदलवा देता हूँ। लेकिन जेस्पर कहती है पागल हो गए हो क्या, ऐसे कैसे वापस कर दूं? हैरिस कहता है कि मेरी बात मानो, फायदे में रहोगी, वरना मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे पिता से नहीं मिलने दूंगा। जेस्पर भी गुस्से में कहती है क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मुझे उनसे मिलने नहीं दोगे? हैरिस कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने एंजेलो से कांटेक्ट किया, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कम से कम एक बार ही सही उन्हें तुमसे मिलने दिया जाए। उन्होंने अपना नंबर और एड्रेस भी दिया है, तो अगर तुम अपने पिता से मिलना चाहती हो तो अभी जाओ और ये अंगूठी यूरी को वापस करके आओ, और साथ ही तुम्हें सेक्शन ई भी छोड़ना होगा। जेस्पर परेशान हो जाती है कि यार ये क्या है। वो कहती है कि इतना आसान लगता है तुम्हें दो चीजों में से एक को चुनना? तुम्हारे पास तो तुम्हारे दोस्त फैमिली सब है ना, इसलिए इतनी आसानी से कह रहे हो तुम कि एक को चुन लो। लेकिन एरिस कहता है कि देखो ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, फैसला तुम्हारा है, या तो यूरी और सेक्शन ई या फिर तुम्हारे पिता। इतना कहकर वो चला जाता है। जेस्पर का मूड पहले ही खराब था और फिर पूरी तरह खराब हो जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ यूरी है जो मुझसे उम्मीद लगाए बैठा है कि आखिर मेरा जवाब क्या होगा, और वो जवाब मैं खुद भी नहीं जानती। उसी के साथ मेरे दोस्त जिन्हें मैं अपना सब कुछ मानती हूँ, और दूसरी तरफ मेरे पिता जो इतने दिनों के बाद मुझसे मिले हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा किसे चुनो। अगले सीन में जेस्पर कीफर
कीफर के साथ स्कूल आ जाती है, जहां उसे सारे स्टूडेंट्स क्लास सजाते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वह हैरान रह जाती है कि वाह, कोई खास बात है क्या। जिस पर सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, क्रिसमस है ना, उसी के लिए क्लास सजाई जा रही है। वैसे तुम दोनों थे कहाँ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम लोग। तो कीफर कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इस मोहतरमा की है, इसी की वजह से लेट हुआ। तो जैस्पर भी चिढ़ के कहती है कि मेरी गलती कैसे हो गई, तुम्ही ने मुझे पिक करने में देरी की थी, समझ गए, जिससे लेट हुआ। अब बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि बस बस झगड़ा मत करो, अभी बहुत काम है, दूसरे क्लास को भी सजाना है, क्योंकि बाकी के सेक्शन वाले तो होटल जाकर क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं। उन्होंने तो हमें सब चीजों से बेदखल भी कर दिया, तो हम यहीं पर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो जैस्पर कहती है कि अरे इसमें नई बात कौन सी है, जहां मैं पहले पढ़ती थी ना, वहां भी सारे क्लास वाले अपनी अपनी क्लास को सजाकर ही सेलिब्रेट करते थे। वैसे भी हमें बाकियों की जरूरत ही नहीं है, हम सब काफी इंजॉय कर सकते हैं आपस में ही। जिसके बाद जैस्पर भी क्लासरूम सजाने के काम पर लग जाती है, लेकिन जब वो लॉकर सजा रही होती है तो उसको वहां पर एला के नाम का लॉकर फिर दिखाई देता है, जिसको देखकर उसके दिमाग में फिर से आग लग जाती है कि जहां भी जाओ एला ही नजर आती है। अब जैस्पर को गुस्से में देखकर कीफर तुरंत एला के नाम पर क्रिसमस का स्टिकर चिपका देता है, ताकि जैस्पर को बुरा ना लगे। और जैस्पर उसको देखते रह जाती है कि आज पहली बार इसने एला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है मुझे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है कीफर को अपने सामने ऐसे स्माइल करता हुआ देखकर, लेकिन वो खुद को होश में लेकर आ जाती है। जिसके बाद कीफर को भी उसके दोस्त क्लास सजाने के लिए बुला लेते हैं। अब दोस्तों, कुछ देर के बाद जैस्पर लॉकर के नीचे का हिस्सा सजा लेती है, लेकिन ऊपर के हिस्से को सजाने के लिए वहां तक उसका हाथ पहुंचता ही नहीं। तो यूरी आकर कहता है कि लाओ, मैं कर देता हूं तुम्हारी मदद। यूरी बड़ा खुश लग रहा होता है, लेकिन उसको देखते जैस्पर मन ही मन सोचने लग जाती है कि यार, मैं तो यूरी के बारे में भूल ही गई थी कि इसको भी कुछ जवाब देना है। अभी तक मैंने सोचा भी नहीं कि क्या जवाब देना है। और तभी यूरी का दोस्त उसको किसी काम के लिए बुला लेता है, जो देखकर जैस्पर की तब जान में जान आती है कि चलो फिलहाल तो बच गई, कुछ टाइम और मिल जाएगा सोचने के लिए। तो दोस्तों, वहीं सेक्शन ई के सारे स्टूडेंट्स हंसी मजाक करते हुए क्लासरूम को सजा रहे होते हैं मस्त तरीके से। उन्हें खुश देखकर जैस्पर की आंखें भर आती है। वो यही सोच रही होती है कि बहुत कम टाइम में हम सबकी कितनी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई, और मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी चीज के बदले में मैं इनको एक्सचेंज कर सकती हूँ। नहीं, तभी उसको पर एरिस की बात भी याद आती है कि अगर उसको उसके पिता से मिलना है तो सेक्शन ई और वहां के सारे बच्चों को छोड़ना होगा। और यही चीज अगेन उसको परेशान करती है कि किसको चुनूं। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कीफर ये देखकर तुरंत उसके पास आता है और कहता है, सब ठीक तो है, उदास क्यों लग रही हो, कुछ बात है तो मुझे बता सकती हो तुम। तो जैस्पर कहती, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे कि एक ऐसी चीज जिसकी तुम हमेशा से तलाश में थे, वो चीज तुम्हें मिलने वाली है, लेकिन शर्त यह है कि उसके बदले जो चीज तुम्हारे पास अभी है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो तुम क्या चुनोगे। ये सुनकर कीफर कहता है कि हाँ, ये तो डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखती है, उसी के हिसाब से मैं फैसला लूंगा। अब ये सुनकर जैस्पर सोचने लगती है कि मेरे परिवार, मेरे पिता मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन दोस्त की भी उतनी ही अहमियत है मेरे लिए। फिर से समझ नहीं आ रहा कि क्या फैसला करूं। तभी क्लास में यूरी दोबारा आ जाता है। अब जैस्पर उसको जवाब ना देने से बचने के लिए सिन को अपने पास बुला लेती है कि अरे मेरी मदद कर दो यार यहाँ पर आकर। तो यूरी कीफर से कहता है, कुछ बंदे बाहर आए हुए हैं जो कह रहे हैं कि वो तुमसे अपना हिसाब बराबर करना चाहते हैं। कीफर कहता है कि भगाओ उन लोगों को यार, उनके अंदर जिगरा नहीं है मेरे सामने ये बात कहने की, अभी जाऊंगा तो सब भाग जाएंगे, छोड़ो उन लोगों को। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स आपस में गेम्स वगैरह खेलने में लग जाते हैं। अब रात को जैस्पर जब घर आती है तो एरिस उससे कहता है कि बताओ बताओ, क्या फैसला लिया तुमने, एक हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, उससे पहले ही जवाब दे देना। इतना कहकर वो चला जाता है। जैस्पर मन में कहती है कि क्या जिंदगी में सारी चीजें मुझे ही चुननी पड़ेंगी, सब कुछ मेरे सर पे सभी ने डाल दिया, बताओ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या फैसला लूं। यही सोचते सोचते 2 दिन निकल जाते हैं कि तभी वो बंदे दोस्तों जो कीफर से लड़ने के लिए आए थे वो जैस्पर को मारने पहुंच जाते हैं। तो जैस्पर भी सारा अपना गुस्सा उन पर उतारते हुए कहती है, कीफर से तुम्हारा मैटर है तो मुझे क्यों मार रहे हो। तो वो सब कहते हैं, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें मारकर उसको तकलीफ देंगे। जैस्पर कहती है, अरे गधों, किसने कह दिया तुमसे कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तभी वहां पर कीफर आ जाता है, जो सभी को चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी वाइफ पर हाथ कैसे उठाए तुम लोगों ने। और ये कहकर वो सभी बदमाशों की धुलाई कर लेता है। जैस्पर तो देखकर हैरान कि यहाँ मैंने इनको गर्लफ्रेंड कहने से इनकार कर दिया, और ये कीफर तो सभी के सामने बड़ी शान से कह रहा है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। एक से बढ़कर एक लोग हैं मेरी किस्मत में, यार क्या करूं। तभी यूरी भी वहां पर पहुंच जाता है, जो जैस्पर को संभालने लग जाता है। अब जब जैस्पर देखती है कि कीफर उसके लिए उन बदमाशों से लड़ रहा है तो वो बड़ी खुश होती है और प्यार भरी नजरों से उसको देख रही होती है, जो देखकर अगेन दोस्तों यूरी को बुरा लग जाता है कि क्या है यार ये। वो भी कुछ कह नहीं पाता, बस सब कुछ सह लेता है। तो अब सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में आ जाते हैं जहां सभी क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो कीफर जैस्पर से कहता है कि अरे तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया जब वो बदमाश तुम्हें मार रहे थे। जैस्पर कहती है, मुझे वो अचानक आ गए, मतलब मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया उन पर। अब यहाँ पर कीफर सेंटा क्लॉज बना हुआ था,
तो एक आइस बैग जेस्पर को दे देता है ताकि हाथों में लगी चोट जेस्पर आइस बैग से ठीक कर ले। जेस्पर उसे कहती है सेंटा क्लॉज के कॉस्ट्यूम में बड़े प्यारे लग रहे हो तुम। तभी वहां पर यूरी भी आ जाता है। उसको देखकर जेस्पर की हंसी रुकती नहीं, वो बिल्कुल जोकर जैसा लगता है। तभी एरिस दोस्तों जेस्पर को मैसेज करके कहता है कि कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, जवाब दे देना मुझे। लेकिन जेस्पर उसका मैसेज इग्नोर कर देती है, जिसके बाद सभी गेम्स वगैरह खेलने में लग जाते हैं। गेम्स में सभी को डांस करना होगा जब तक म्यूजिक बजता रहेगा तब तक। एक बार म्यूजिक बंद तो सभी को स्टॉप हो जाना होगा, जो हिलेगा वो आउट हो जाएगा। उस गेम के लिए जेस्पर का भी नाम लिया जाता है। लेकिन कीफर कहता है जेस्पर को जबरदस्ती खेलने पर मजबूर मत करो, उसे खेलने का मन नहीं है, वो हमारे खेल को आराम से बैठकर मजा लेगी, बस देखकर सिर्फ। तो बाकी लोग कहते हैं कि उसके बदले कौन खेलेगा, एक प्लेयर कम पड़ जाएगा नहीं तो। ये सुनकर कीफर और यूरी दोनों एक साथ जेस्पर के बदले खेलने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर से कीफर को देखकर यूरी अपने कदम पीछे कर लेता है, जिसके बाद वहां बाकी स्टूडेंट्स भी पहुंच जाते हैं, जिनमें मेका और क्रिस भी शामिल है। मेका जेस्पर के बाजू में बैठकर सभी का गेम देख रही होती है, लेकिन उसका ध्यान गेम से ज्यादा जेस्पर के ऊपर होता है, क्योंकि जेस्पर सभी को छोड़कर सिर्फ कीफर को ही देख रही है और उसको देखकर मन ही मन मुस्कुराती भी रहती है। ये देखकर मेका उसे कहती है जेस्पर एक बात पूछूं, बुरा मत मानना, क्या तुम्हारे और कीफर के बीच कुछ चल रहा है क्या? मेरा मतलब तुम सिर्फ उसको देखकर मुस्कुराती हो जहां भी जाओ, तुम दोनों साथ ही दिखाई देते हो, कहीं भी कुछ खास बात है क्या? लेकिन जेस्पर कहती नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस एंजॉय कर रही हूँ उनका खेल, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें बता देती। मिका कहती है अगर नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम फिर एला वाली लाइन में चले जाओगी जहां दो बंदे तुम्हारे लिए लड़ने लगेंगे। यूरी और कीफर के अंदर तुम्हारे लिए मैंने फीलिंग्स देखी है, लेकिन तुम कह रही हो ऐसा कुछ नहीं है तो अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी टेंशन थी इसलिए पूछ लिया। दोस्तों ये सुनकर जेस्पर ऊपर के मन से तो ना कह देती है, लेकिन उसके दिमाग में कितनी कंफ्यूजन है वो तो हमें ही पता है। अब सारे स्टूडेंट्स खाना खाने आ जाते हैं, लेकिन वहां यूरी नहीं आता, वो अकेले उदास टेबल पर बैठा हुआ है। ये देखकर जेस्पर खाने के लिए उसके पास जाती है और कहती है यूरी सब ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या? यूरी भी कहता है कि नहीं नहीं सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सुनकर जेस्पर कहती है तो फिर खाना क्यों नहीं खा रहे हो, चलो मेरे साथ खाना खाने। यूरी कोई जवाब नहीं देता। तब जेस्पर उससे कहती है तुमने जो अंगूठी दी थी वो बहुत अच्छी थी। यूरी कहता है सच में तुम्हें पसंद आई? वो भी कहती है हाँ पसंद तो आई, लेकिन वो तुमने मुझे दी क्यों थी? यूरी कहता है देखो मुझ पर भरोसा रखो, ये टाइम सही नहीं है, लेकिन सही टाइम आने पर मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से बता दूंगा, उम्मीद है तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगी। जेस्पर कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकते हो, लेकिन मुझे बताना जरूर कि तुम क्या कहना चाह रहे थे। जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करते करते खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर कीफर आ जाता है, जो जेस्पर और यूरी को एक साथ हंसी खुशी बात करता देखकर थोड़ा उदास हो जाता है, उसका मुंह लटक जाता है दोस्तों। अब उसका ऐसा मुंह देखकर जेस्पर और यूरी दोनों एक दूसरे से अलग हो ही जाते हैं। तभी अचानक से सारे स्टूडेंट्स में झगड़ा होने लग जाता है। उनका कहना होता है कि यहाँ पर चिकन लेग पीस रखा हुआ था, किसी ने खा लिया वो, और हम में से किसी ने भी चिकन नहीं खाया, इसलिए हमें चिकन चाहिए। तब उन्हें दोस्तों सिन टेबल के नीचे से सभी को अकेले ही चिकन खाते हुए दिखाई देता है। सभी का चिकन वो अकेले खा चुका था। सारे स्टूडेंट्स उसकी धुलाई करने वाले होते हैं, लेकिन जेस्पर उसको बचा लेती है। और तब दो बच्चे वहां पर फ्राइड पिग लेकर आते हैं ताकि सभी मजे से उसको खा ले, जो देखकर तो सारे स्टूडेंट्स में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि बस अब तो पेट भर खाना मिलेगा। अब खाने के बाद डेविड जेस्पर के पास आकर उसको एक गिफ्ट देता है। ये देखकर जेस्पर खुश हो जाती है कि वाह आज बड़ी खुशी से गिफ्ट दे रहे हो, क्या बात है। उस गिफ्ट के अंदर किसी तरह का लॉकेट होता है दोस्तों। डेविड उससे कहता है कि सुनो सुनो, ये गिफ्ट मेरी तरफ से नहीं है, दरवाजे के बाहर ये मुझे मिला जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, तो मैंने ये तुम्हें दे दिया। लेकिन यहाँ पर जेस्पर को ये लगता है कि डेविड झूठ कह रहा है, इसीलिए वो लॉकेट को अच्छे से देखने लगती है। तब डेविड को पर्सी कॉल करके कहता है कि वो गिफ्ट तुमने जेस्पर को दिया ना? डेविड कहता है कि हाँ मैंने तो दे दिया, लेकिन आखिर तुम ये काम मुझसे क्यों करवा रहे हो? तो पर्सी कहता है कि मुझे तुम्हारे अलावा अभी तो किसी पर भरोसा नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, मैं सभी को बाद में सारी चीजें बता दूंगा। अब थोड़ी देर के बाद जेस्पर कीफर के पास आती है, जो खुद भी अकेले बैठा होता है। जेस्पर कहती है क्या हो गया, अकेले बैठे हो, खाना खा लिया तुमने? कीफर कहते हैं हाँ खा लिया, जाओ तुम एंजॉय करो बाकियों के साथ, सभी डांस कर रहे हैं जाओ। इसलिए जेस्पर सभी के साथ डांस करने चली जाती है, जहाँ सारे स्टूडेंट्स काफी खुश लग रहे होते हैं। जेस्पर को खुश देखकर कीफर मन ही मन कहता है जैसा मैंने सोचा था, जेस्पर वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है, उसकी जगह कोई और होता तो इतना बुली करने की वजह से कब का सेक्शन छोड़कर चला जाता, लेकिन जेस्पर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने ना सिर्फ हमें सुधारा बल्कि हमें खुश रखना भी सिखाया, हर मोड़ पर उसने हमारा साथ दिया, बिल्कुल एक परिवार की तरह। मैंने सोचा भी नहीं था कि जेस्पर के आने से हमारे अंदर इतना बदलाव आ जाएगा। और यहाँ कीफर की बातों से साफ लग रहा है दोस्तों कि वो भी जेस्पर को अच्छी तरह पसंद करने लग गया है। लेकिन कीफर को भी अभी ये चीज पूरी तरह समझ नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है। मतलब उसने नहीं सोचा था कि वो प्यार कर बैठेगा, लेकिन प्यार हो गया। अब क्रिसमस पार्टी में सभी यूरी को गाना गाने के लिए जिद करने लगते हैं, तो यूरी भी इसके लिए तैयार हो जाता है।
गाना शुरू करने से पहले वो सभी से कहता है, ये गाना खास एक लड़की के लिए है जिसको मैं हमेशा याद करता हूँ। इसके बाद वो गाना गाना शुरू करता है, लेकिन ये देखिए दोस्तों, गाते हुए वो सिर्फ जैस्पर को देख रहा होता है। ये देखकर जैस्पर अपनी नजरें नीचे कर देती है कि यूरी तो मेरे लिए ही गाना गा रहा है। उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगता है। अब दोस्तों, कीफर जैसे ही ये चीज नोटिस करता है उसको भी बुरा लग जाता है। अब ये देखकर जैस्पर कीफर की ओर अपनी नजरें कर लेती है ताकि कीफर को बुरा ना लग जाए और वो कुछ गलत ना समझे। लेकिन अब इस चीज से यूरी को बुरा लगने लग जाता है कि जैस्पर मेरी तरफ नहीं देख रही है, जबकि मैं उसी के लिए गाना गा रहा हूँ। मुझे देखने के बजाय वो कीफर को देख रही है। बताओ, बेचारी जैस्पर तो अलग ही सिचुएशन में फंस चुकी है। एक तरफ जाती तो दूसरे को बुरा लग जाता, दूसरे की ओर जाती तो पहले वाला नाराज हो जाता। बेचारी पूरी टाइम बस कंफ्यूज रहती कि किसको भाव दूं, किसको ना दूं, किसको क्या जवाब दूं। अब अगले सीन में जैस्पर को क्लास का एक बच्चा जिसका नाम किट है वो क्लासरूम के बाहर रोते हुए दिखाई देता है। जैस्पर उसके पास जाती है और कहती है, सब ठीक तो है, क्या हो गया है तुम्हें? तो किट बताता है कि मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि मेरे घर वालों को पता चल गया था कि मैं एक लड़के को डेट कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे सामने दो ऑप्शन रखे कि या तो मैं उन्हें चुनूं या फिर अपने बॉयफ्रेंड को। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसे चुनूं। अपने बॉयफ्रेंड से तो मैं अभी मिला हूं, मैं जानता हूं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरा रिश्ता मेरी फैमिली से उससे भी पहले का है, इसीलिए मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। मुझे मेरी फैमिली को ही चुनना होगा। लेकिन क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोनों चीजें चुन लूं? आखिर हमेशा एक ही ऑप्शन क्यों दिया जाता है? ये सुनकर जैस्पर भी सोच में पड़ जाती है कि सेम हाल मेरा भी है यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चुनूं। वो उससे कहती है, अपने परिवार और बॉयफ्रेंड दोनों को समझाने की कोशिश करो, बस यही एक तरीका है जिससे तुम दोनों चीज हासिल कर सकते हो। ये सुनकर किट को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो दोबारा से पार्टी में शामिल हो जाता है। अब सारे स्टूडेंट्स क्लास में फिर से गेम खेलने लगते हैं। इस गेम में ड्रू किसी भी चीज का नाम लेगा तो बाकियों को उस चीज से मिलती जुलती चीज लानी होगी। तो ड्रू जैसे ही क्यूट कहता है तो कीफर तो तुरंत जैस्पर को गोदी में उठाकर सामने लेकर आ जाता है कि मेरी नजर में सबसे क्यूट तो जैस्पर ही है। और ये देखकर सारे बच्चे हैरान भी और खुश भी कि वाह यार, बढ़िया दिमाग लगाया कीफर ने। पर यार वही वाली बात हो गई दोस्तों, अब यूरी को बुरा लग जाता है। इसीलिए यूरी जैस्पर को अपने पास बुलाकर कहता है कि आओ मेरे पास बैठो, यहाँ से हम आगे गेम देखेंगे। इसीलिए जैस्पर उसके पास बैठ जाती है। अब ड्रू लव से जुड़ी चीजें सभी को लाने को कहता है। ये देखकर तो दोस्तों आपने सही गेस कर लिया, यूरी जैस्पर को गोद में उठाकर बीच में लेकर आ जाता है। सारे लोग कहते हैं, यूरी बार बार जैस्पर ही थोड़ी आएगी आगे, और वैसे भी ड्रू ने लव कहा, फ्रेंडशिप थोड़ी कहा जो तुमने जैस्पर को उठा लिया। कीफर दोस्तों बस दूर से सारी चीज देखकर शौक में था कि यूरी पागल हो गया है क्या कर रहा है ये। तो यूरी सभी से कहता है कि मैंने जैस्पर को इसीलिए उठाया क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे लिए लव वही है। बस क्लास में एकदम सन्नाटा दोस्तों। सभी कहने लगते हैं कि जैस्पर तो हेला का वर्जन 2.0 बन गई, सेम हाल हो गया इसका भी। जैस्पर तुरंत वहां से साइड होकर बाकी दोस्तों के साथ आकर बैठ जाती है और कीफर अपने मन में कहता है कि मैं ये चीज दोबारा नहीं होने दूंगा। आखिर इस यूरी की हिम्मत कैसे भी जैस्पर के साथ ऐसा करने की, पर मैं करूं भी क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब सारे स्टूडेंट्स आज का लास्ट गेम खेलते हैं। इस गेम के हिसाब से सभी को अपने अपने घर से गिफ्ट लेकर आना था। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए उन गिफ्ट्स को एक साथ रखा जाएगा और उनमें से वो गिफ्ट सभी को दिया जाएगा। एक बात का ख्याल रखना होगा कि कोई भी गिफ्ट पर किसी का नाम नहीं लिखेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो गिफ्ट उसी नाम वाले बंदे के पास जाए। इसीलिए सभी अपना अपना गिफ्ट एक साथ आपस में शफल करके एक दूसरे को दे देते हैं। और जब सभी अपना अपना गिफ्ट खोलते हैं तो सभी में एक से बढ़कर एक मजेदार चीजें होती है। यूरी को पता है क्या मिलता? झाड़ू मिलता है दोस्तों, किसी को चम्मच, किसी को हैंगर, तो किसी को कुछ। उनमें से सिन को एक एडल्ट मैगजीन मिल जाती है। ये देखकर जैस्पर तुरंत ही वो मैगजीन कचरे में फेंकते हुए कहती है कि आखिर ये सब गिफ्ट कौन लाया। लेकिन जब बेचारी वो अपना गिफ्ट खोलती है तो उसमें बहुत ही छोटे कपड़े होते हैं। ये देखकर जैस्पर का दिमाग घूम जाता है कि किसने दिया मुझे ये गिफ्ट, उसकी टांग तोड़ दूंगी मैं। तब सभी कहते हैं कि ये तो सिन का काम है, इसी ने क्या होगा पक्का। जो सुनकर सिन वहां से भागने लगता है और जैस्पर उसके पीछे चली जाती है कि इसकी धुलाई करती हूँ आज। वो जब वापस क्लासरूम में आती है तो सारे स्टूडेंट्स उसको आपस में मस्ती मजाक करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर जैस्पर को वो दिन याद आ जाते हैं जब शुरुआत में वो क्लास में आई थी, जहाँ सारे बच्चे उसे बुली किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो सबकी दोस्त बन गई और एक फैमिली मेंबर की तरह रहने लग गए सब। वो पुराने पलों को याद करके एकदम इमोशनल हो जाती है। वो फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इस फैमिली को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती। इसके बदले मुझे किसी भी चीज को क्यों ना छोड़ना पड़े फिर, पर मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कीफर उससे कहता है, तुम फिर रोने लग गई, सब ठीक तो है ना? तो जैस्पर कहती है, अरे ये खुशी के आंसू है, सभी को इतना खुश देखकर मेरी आंखें भर आई। कीफर कहता है, बस बस बहुत हो गया, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, वरना सब फिर तुम्हें परेशान करने लगेंगे। आओ साथ में फोटो खिंचवाते हैं। जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स एक साथ खड़े होकर अपनी फोटो खिंचवाने लगते हैं। जैस्पर उन सभी में शामिल होने से पहले
एरिस को मैसेज करके कह देती है कि मैं सेक्शन ई नहीं छोड़ सकती कभी भी, चाहे उसके लिए मुझे मेरे पिता से ही दूर क्यों ना होना पड़ जाए। जिसके बाद वो सभी के साथ फोटो खिंचवाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जेस्पर और उसके सभी दोस्त क्लास में क्रिसमस पार्टी कर रहे थे। सारे स्टूडेंट्स को बहुत मजा आ रहा था सिवाय एक के, यार वो था यूरी। उसको जवाब चाहिए था उसके प्रपोजल का कि जेस्पर ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया या नहीं। उसी तरह से जेस्पर खुद में परेशान थी कि मैं यूरी को क्या जवाब दूं। तो यहाँ से होती है एपिसोड की शुरुआत। तो शुरुआत में हम जेस्पर को उसके कमरे में देखते हैं। काफी गहरी नींद के बाद वो सोकर उठती है। कहती है लगता है कल रात मैंने कुछ ज्यादा नशा कर लिया था, पहली बार इतनी शराब पी है मैंने, इस वजह से मुझे याद ही नहीं कि कल रात क्या क्या हुआ था, पर याद तो करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट चीज भूल रही हूँ मैं। तो दोस्तों वो दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगती है ताकि कल रात की चीजें याद कर सके। हल्का हल्का उसको याद आता भी है कि क्लास में पार्टी के बाद सारे स्टूडेंट्स कीफर के घर चले गए थे पार्टी करने। वहाँ जाकर सभी खूब मौज मस्ती भी करते हैं। कुछ दोस्तों ने शराब भी मंगवा ली थी ताकि पार्टी का मजा दोगुना हो जाए। जेस्पर का मन भी हो जाता है शराब को देखकर पीने का, तो वो सीधे एक बोतल ही खटक जाती है। कीफर कहता है कि वाह इतनी बड़ी शराबी निकलोगी, मैंने सोचा नहीं था कभी। सही है। तो जेस्पर कहती है अभी कहाँ, अभी तो मुझे ढंग से चढ़ी भी नहीं और पीना है मुझे। लेकिन जब सिन शराब पीने की कोशिश करता है तो जेस्पर उसको देने से मना कर देती कि नहीं अभी तुम बच्चे हो, बच्चे शराब नहीं पीते। तब यूरी कहता है कि यार पीने तो उसको, शराब पीकर मर्द बनेगा वो, वरना बच्चा ही रह जाएगा। अच्छा, जेस्पर कहती है तुम लोगों का दिमाग भी ना अजीब मेंटालिटी है तुम्हारी, शराब पीने से कोई मर्द बनता है क्या। कहते कहते दोस्तों वो एक बोतल घटक जाती पूरी। अब इतनी शराब पीने के बाद उसको भूख लगती है, तो वो जैसे घर में खाना ढूंढती है ना, तभी वहाँ पर यूरी आ जाता है और कहता है कि जेस्पर सब ठीक तो है ना, थोड़ा मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा, क्या हो गया। जेस्पर कहती है मूड ऑफ नहीं तो सब ठीक है, मेरा मूड क्यों खराब होगा। यूरी कहता है वो तुम्हारी आंखें बता रही है तुम्हारा मूड खराब है, शायद इसीलिए खराब होगा कि मैंने पूरी क्लास के सामने तुमसे प्यार का इजहार किया है ना। देखो अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं माफी मांगना चाहूंगा, माफ कर दो मुझे। जेस्पर कहती नहीं नहीं नहीं, कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मूड ठीक है। ये सुनकर यूरी कहता है कि अगर मूड ठीक है तो बताओ फिर क्या सोचा तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में है, बताओ। अरे मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब ये सुनकर जेस्पर कहती है यूरी कितनी शराब पी ली तुमने, तुम गर्लफ्रेंड बनाने के बजाय सीधे पत्नी बनने को कह रहे हो। यूरी कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें अभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, तो मैंने भी सीधे शादी का ऑफर दे दिया। अब जेस्पर परेशान हो जाती है कि वो क्या जवाब दे। कहती है देखो यूरी अभी हमारी उम्र नहीं है शादी करने की, कैसे शादी कर सकते हैं बताओ, थोड़ा सोचो। यूरी कहता है ठीक है अभी नहीं तो बाद में सही, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, आराम से मुझे जवाब देना और तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा बस, और क्या कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज एक बार अच्छे से सोचकर जवाब देना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जेस्पर को कीफर और यूरी आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों को देखकर लगता है जैसे कुछ सीरियस मैटर पे बात हो रही है। जेस्पर भी सोचती है कहीं मेरे ही प्रपोजल के बारे में ये दोनों आपस में बात तो नहीं कर रहे, कहीं इनका झगड़ा तो नहीं हो गया। दोस्तों अभी इतनी चीज जेस्पर उठने के बाद याद कर पाती है कल रात के बारे में। वो अभी भी अपना सर खुजाती है कि और क्या क्या हुआ था। यूरी ने तो मुझे परेशानी में डाल दिया, बताओ क्या जवाब दूं, उसको समझ नहीं आ रहा। अगले सीन में जेस्पर की जो आंटी थी ना, उनकी माँ घर पर आ जाती है। जेस्पर उनको दादी कहती है तो सभी उनका स्वागत करते हैं। अब दादी को पता है कौन लेकर आया था घर पर, सिन दोस्तों, क्योंकि वो रास्ता भटक गई थी। दादी सिन से कहती है तुम्हें जेस्पर का घर अच्छे से पता है, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। तो सिन कहता है नहीं 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 मैं नहीं हूँ, कीफर है जेस्पर का बॉयफ्रेंड। और ये सुनकर जेस्पर को गुस्सा आ जाता है। वो सिन से कहती है अबे बाहर में तुझे बताती हूँ अभी। तभी एंजेलो जोर से जेस्पर का कान खींचते हुए कहते हैं अच्छा तो बॉयफ्रेंड बना लिया तुमने, मैंने कहा था ना ये सब नहीं करना। जेस्पर तो कहती रहती है कि नहीं यार ये सिन झूठ कह रहा है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो जेस्पर की आंटी कहती है फिर वो रिंग किसने दिया तुम्हें, वो नहीं बताया मुझे अभी तक तुमने। एंजेलो कहता है देखा रिंग वगैरह सब मिल गया और मुझसे बात छुपा रही है। तब जेस्पर कहती है सुनो वो रिंग मुझे यूरी ने दिया था, लेकिन वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने अभी तक यूरी को भी कोई जवाब नहीं दिया। अब दोस्तों यूरी का नाम सुनते ही एंजेलो शांत हो जाता है और जेस्पर से कहता है ठीक है तुम जाओ दादी के साथ बात करो। इस समय जेस्पर बिल्कुल हैरान होती है कि ये चिल्ला क्यों नहीं रहा मेरे पे, बड़ी जल्दी डांट खत्म कर दी इसने। तभी एरिस जेस्पर से कहता है कि तुम्हारा फैसला कंफर्म था ना, बाद में मत कहना मैंने दोनों चॉइस दिए थे तुम्हें। जेस्पर कहते कि हाँ मेरा कंफर्म वही फैसला है, अब ज्यादा बात को मत खींचो, मुझे मेरे दोस्त ही चाहिए, मुझे बस मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। तुमने मुझे चुनने को दिया था ना, घर वालों में से और दोस्तों में से किसी एक को चुना, तो मैंने दोस्तों को चुना। तब जेस्पर सिन से कहती है आज यहीं रुकोगे क्या, घर नहीं जाना तुम्हें। सिन कहता है नहीं मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, आज क्रिसमस तुम्हारे साथ यहीं मनाऊंगा। और दोस्तों फिर दादी भी इसकी परमिशन सिन को दे देती है। ये देखकर दोनों मतलब सिन और जेस्पर खुश हो जाते हैं कि चलो खेलने का टाइम मिलेगा। तो वही एंजेलो अपनी माँ से बात कर रहा होता है कि हमारे पास जेस्पर की शादी करवाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो लोग शादी लेट करे, सिर्फ एंगेजमेंट करके थोड़ा सा जेस्पर को टाइम दे दे, क्योंकि यही तो हमारी उनसे डील हुई है बिजनेस से रिलेटेड।
दोस्तों, एंजेलो का बिजनेस में काफी नुकसान चल रहा था, लेकिन उसने किसी से डील की है कि वो उससे जेस्पर की शादी करवा देगा। इसके बदले में वो इंसान एंजेलो के बिजनेस में उसकी मदद करेगा। लेकिन वो इंसान कौन है हमें आगे पता चलेगा वो। ओके, तभी वहाँ जेस्पर भी आ जाती है और ये दोनों तुरंत खामोश हो जाते हैं। तो जेस्पर भी हैरान कि ऐसा लग रहा है ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे, तभी तो मेरे आते चुप हो गए। खैर होगी कोई बात, मुझे क्या। और इस समय जेस्पर इस पर इतना ध्यान न देते हुए अपनी आंटी से कहती है, आंटी सिन आज रात हमारे साथ ही क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं है, एला भी आने वाली है तो सब साथ में सेलिब्रेट कर लेंगे। पर एला का नाम सुनते ही जेस्पर का मूड खराब हो जाता है कि एला भी क्यों। वेल दोस्तों, रात को सारे लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं। एला भी एरिस से मिलने घर आ चुकी थी। वो दोनों भी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सारे लोग बड़े खुश होते हैं। जेस्पर को उसके दोस्तों का मैसेज भी आ रहा होता है, जो सभी उसे क्रिसमस की विशेष भेज रहे होते हैं। अब यूरी किसी अलग ही लैंग्वेज में मैरी क्रिसमस लिख देता है। तो जेस्पर कहती है, लगता है जापानीज में मैरी क्रिसमस बोल दिया तुमने। अगर जापान गए हो तो वहाँ से अच्छी अच्छी चीजें लेकर आ जाना। अभी फिलहाल जेस्पर की फोन की बैटरी खत्म होने वाली है और उसको इंतजार होता है कीफर के मैसेज का कि वो मैसेज करेगा या फिर नहीं। पर मोबाइल बंद होने से पहले वो मैसेज कर देता है जिसमें सिर्फ मैरी क्रिसमस ही लिखा हुआ होता है। तो जेस्पर कहती, यार ये कैसा रोखा सूखा विश किया इसने मुझे, स्माइल फेस तक नहीं बनाया बताओ। इसीलिए वो भी उसको रोखा सूखा एक विश करके वापस घर वालों के साथ सेलिब्रेट करने आ जाती है। सभी अपना अपना गिफ्ट चेक करते हैं कि उनको क्या क्या मिला। जेस्पर भी अपना गिफ्ट चेक करती है, जिसमें एक बढ़िया सा व्हाइट ड्रेस होता है, बिल्कुल किसी पार्टी या एंगेजमेंट में पहनने वाला। ये देखकर वह हैरान हो जाती है कि सारे गिफ्ट्स तो आंटी या एंजेलो नहीं खरीदे, तो फिर मेरे लिए ऐसा ड्रेस क्यों। लेकिन फिलहाल वो किसी से कुछ भी नहीं कहती और खुशी से वो ड्रेस रख लेती है ताकि किसी को बुरा ना लग जाए। लेकिन दोस्तों, आंटी और एंजेलो आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ऐसे कपड़े जेस्पर को दिए ताकि वो एंगेजमेंट में पहन पाए। अब देखते देखते एक हफ्ता निकल जाता है। सभी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने एक होटल आ जाते हैं, जहाँ जेस्पर को व्हाइट ड्रेस पहना कर लाया जाता है। जेस्पर सभी से कहती है, हम यहाँ क्यों आए न्यू ईयर के लिए? क्या ये होटल तो यूरी का है, एक काम करती हूँ मैं यहीं पे ये ड्रेस बदल लेती हूँ, बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा है। तो सभी उससे कहते हैं, देखो देखो थोड़ी देर पहने रखो, बहुत जरूरी काम है। और हाँ, अभी जो कुछ भी होने वाला है वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हम यहाँ पर आए हुए हैं, हम बाद में आराम से तुम्हें समझा देंगे, लेकिन अभी जैसा भी कहते हैं प्लीज वैसा ही करो। जेस्पर का तो दिल बैठा जा रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है, सब मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, सब ठीक तो है ना। अब सारे लोग होटल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ एंजेलो जेस्पर को यूरी के माता पिता से भी मिलवाता है, जो बहुत ही अच्छी तरह से जेस्पर से मिलते हैं, उससे बात करते हैं। इसके बाद सारे जब खाने के लिए बैठे होते हैं ना, तब जेस्पर को सामने कीफर दिखाई देता है, जिसे पीछे से देखकर जेस्पर कहती है, अरे वाह कीफर भी आ गया, बढ़िया है, इसको तो मैं पीछे से भी देखकर पहचान सकती हूँ। लेकिन तब उसको दिखाई देता है कि कीफर तो एला से बात कर रहा है, और ये देखकर जेस्पर का मूड खराब हो जाता है। उसे गुस्सा आता है कि ये एला से क्यों बात कर रहा है, और ये एरिस कहाँ मर गया होगा, वो तो एनी टाइम एला से चिपका रहता है। खैर मैं भी इतना क्यों सोच रही हूँ, होगी कोई जरूरी बात। पूरा मूड खराब कर दिया दोनों ने मेरा। तब वहाँ पर यूरी भी आ जाता है और जेस्पर से कहता है, आ जाओ डांस करते हैं। वो जबरदस्ती जेस्पर को डांस करने के लिए लेकर जाता है और उसको डांस के स्टेप्स भी सिखा रहा होता है। इस चीज से जेस्पर को भी अच्छी फीलिंग्स आती है और वो भी उसके साथ बड़ी खुशी से डांस करने लगती है। पर दोनों को डांस करता हुआ देखकर वहाँ खड़ा कीफर, उसका दिल टूट जाता है यार। वो जेस्पर को यूरी के साथ देखे तो उसकी तो हालत खराब हो जाती है। कीफर की शक्ल देखकर साफ पता चलता है कि अंदर से बहुत ज्यादा उदास है और वो अपने आंसू रोक भी रहा है, लेकिन जाहिर है कुछ बोल नहीं पाता। सारी चीजें इस ओर इशारा कर रही होती हैं कि कुछ तो ऐसा जेस्पर के साथ होने वाला है जिसके बारे में शायद उसने सोचा भी नहीं होगा। अब स्टेज पर एक बंदा सभी आए हुए मेहमानों से कहता है, आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं खास चीज के अनाउंसमेंट के लिए। सबसे पहले तो मैं यूरी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, क्योंकि आज उसका बर्थडे जो है। ये सुनकर जेस्पर भी हैरान कि वाह यार, आज यूरी बर्थडे तुम्हारा, और बताया भी नहीं। यूरी उसको भी अपने साथ स्टेज पर लेकर जाता है, जिसके बाद वो बंदा अनाउंस करता है कि आज से यूरी की कंपनी एंजेलो की कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, ताकि दोनों कंपनी को आगे चलकर फायदा हो और दोनों भी एक दूसरे को सपोर्ट करते ही आगे बढ़ेंगे। इस चीज को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये दोनों तरफ से एंगेजमेंट रखी गई है, और ये एंगेजमेंट यूरी और जेस्पर के बीच होगी। तो तालियों से उनका स्वागत कीजिए उनकी जिंदगी के नए सफर के लिए। दोस्तों, ये सुनकर सभी खुश तो होते हैं, लेकिन जेस्पर को लग जाता है सदमा कि ये क्या हो रहा है। वो यूरी से कहती है, यूरी ये सब क्या है, हमारी एंगेजमेंट हो रही है, मुझे बताया नहीं किसी ने। लेकिन यूरी कोई जवाब नहीं देता और उससे कहता है कि चलो हम डांस करते हैं। बेचारी जेस्पर एंजेलो और बाकियों की तरफ देखती रह जाती है, जिन्हें इस बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन वो सोचती है इन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं, सभी ने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया है, और लगता है ये यूरी भी सारी चीजें जानता था, तभी तो उसने मुझे प्रपोज किया। आखिर सबने मिलकर मेरे साथ ऐसा किया क्यों है। तभी वो जब दूर खड़े कीफर को देखती है, उसके भी चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वो भी ये बात जानता था शायद। तो जेस्पर भी सोचती है, उसने भी मुझे बताने की हिम्मत नहीं की, सभी ने मेरी जिंदगी के साथ खेला है,
और इसी बहाने से वो हॉल के बाहर आ जाती है। खूब जोर जोर से रोने लगती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब एंजेलो उसके पास आकर कहता है कि जेस्पर, जानता हूँ हमें तुम्हें इसके बारे में बताना चाहिए था, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे बताएं। हमारा बिजनेस में बहुत घाटा हुआ है। हमने यूरी के पिता से बात की तो उन्होंने मर्ज होने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस शर्त पर कि यूरी की शादी तुमसे होगी। और फिर मेरे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे कदम उठाना पड़ा। जेस्पर रोते रोते कहती है, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बहुत एहसान है मुझ पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी जिंदगी से खेलोगे। जानती हूँ बहुत सी चीजें गलत की है मैंने, लेकिन मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश तो कर रही थी ना, पर तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। एंजेलो कहता है, अरे हमने कई बार सोचा, लेकिन जब पता चला कि यूरी पहले से तुम्हें पसंद करता है, तुम दोनों की अच्छी जमती है, तो शायद हमें लगा कि तुम भी उसको पसंद करती होगी, इसलिए तो हमने ये फैसला लिया। तो जेस्पर कहती है, सिर्फ तुम्हारे ख्याल में आया और तुमने मेरी जिंदगी का फैसला कर लिया। आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? एंजेलो, देखो मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी पढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, बहुत सारे सपने देखे उनको पूरा करना है। तो एंजेलो भी कहता है कि अरे अभी शादी करने को कौन कह रहा है, मैंने बात कर ली है, जब तुम तैयार होगी तभी शादी होगी। तो वो उसको एंगेजमेंट वाली रिंग देकर कहता है, जो भी फैसला लेना हो सोच समझ कर लेना, मैं तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जेस्पर की आंटी वहां कर उससे कहती है, माफ कर देना जेस्पर, जो हमने तुमसे पूछे बगैर ऐसा फैसला लिया, लेकिन अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज एंजेलो के सामने गुस्सा मत करना, बड़ी जिम्मेदारी है उसके सर पे। हमारा सब कुछ खत्म होने के कगार पर था, हमारी इज्जत और सर के ऊपर से छत बचाने के लिए उसने ऐसा फैसला लिया, लेकिन अब भी अगर तुम चाहो तो मना कर सकती हो, आगे जो होगा हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं। ये बातें आंटी रोते रोते कहती है दोस्तों। तो अब आंटी को रोते हुए देखकर जेस्पर को थोड़ा बुरा लग जाता है। माँ ने तो जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया था, आंटी ने उसको रहने की जगह दी थी तब। अब आंटी की छत और इज्जत बचाने के लिए जेस्पर अपने प्यार को कुर्बान करने के लिए एंगेजमेंट के लिए हो जाती है तैयार। वो चाहती तो थी कीफर के साथ रहना, लेकिन मजबूरी ने उसको आज किसी और ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ये सुनकर आंटी तो थोड़ी खुश होती है, पर जेस्पर का दिल अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है। वो बड़ी हिम्मत करके दोबारा हॉल में आती है जहाँ यूरी उससे मिलने आता है। वो जेस्पर से कहता है, माफ कर देना मुझे, सब जानते हुए भी मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाया, लेकिन मैंने तुम्हें टाइम इसलिए दिया था ना कि जो तुम्हारा फैसला होगा उस पर मैं राजी होऊंगा। अगर तुम्हारा फैसला ना है तो मैं अभी भी अपने पिता से बात कर ये सब खत्म कर दूंगा। लेकिन तब जेस्पर कहती, नहीं यूरी, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं इस एंगेजमेंट से खुश हूँ बस। और ये सुनने की देरी थी कि यूरी की भी खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन जेस्पर के अंदर का दिल तो टूटा हुआ था ना। वो फिर से बाथरूम में आकर फिर रोती है। तभी वहां पर आ जाता है कीफर, जो जेस्पर को सभी से छुपा कर लिफ्ट के अंदर लेकर आता है। वो बस उसकी आंखों में देखता है और जेस्पर भी उसको देखकर रोए जाती है। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जहां यूरी और कीफर आपस में बातें कर रहे थे। यूरी कीफर से कहता है, कल मेरी और जेस्पर की एंगेजमेंट होने वाली है, अब तो बता दे तेरे अंदर जेस्पर के लिए फीलिंग है या नहीं। कीफर कहता है, तू मजाक तो नहीं कर रहा ना, सीरियस है क्या, कैसे एंगेजमेंट हो सकती है तुम्हारी। लेकिन यूरी कहता है कि मेरे सवाल का जवाब दे, तू जेस्पर से प्यार करता है या नहीं। कीफर करता तो था, लेकिन वो साफ साफ यूरी के सामने कह नहीं पाता। तो यूरी कहता, देखा मैंने कहा था ना, तेरे अंदर कोई फीलिंग्स है ही नहीं जेस्पर के लिए, तू सिर्फ उसका दिल दुखाना चाहता है। लेकिन मैं उसको तकलीफ में नहीं देख सकता, मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ। तूने सिर्फ जेस्पर को प्यार में फंसाया उसका दिल दुखाने के लिए, तो बिल्कुल अपने पिता जैसा है रे, लोगों की फीलिंग से खेलना तुझे बहुत अच्छा लगता है ना। उस समय सुनकर कीफर गुस्से में उससे कहता है, मुझे मेरे बाप से कंपेयर मत कर, देख पहले बता रहा हूँ। तो यूरी भी कहता है, बस बहुत हो गया, अब मैं कभी जेस्पर की आंखों में आंसू नहीं देखने दूंगा, इसलिए मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। उस समय कीफर को बहुत बुरा तो लगता है। वो खुद के बारे में सोचने लगता है कि कितना अकेलेपन के साथ मेरी जिंदगी गुजरी है, मेरी जिंदगी भी किसी नरक से कम नहीं। शायद यूरी सही कह रहा था, मैंने जेस्पर की फीलिंग से खेला है, अगर मैं जबरदस्ती उसको अपनी जिंदगी में ले आऊं तो मेरी अंधेरी दुनिया में वो भी फंस कर रह जाएगी, हमेशा तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा उसको। मैं जेस्पर को ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकता, शायद वो यूरी के साथ रहेगी तो वो उसको खुश रख सकता है। दोस्तों, यहाँ कीफर भी जेस्पर के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देता है, इसीलिए उसने मैसेज में सिर्फ मैरी क्रिसमस ही लिखा था, ज्यादा कुछ नहीं। और वो जेस्पर और यूरी को एक साथ डांस करते हुए देखकर उदास भी था उस समय। कीफर कहता है कि यही वजह थी मैं सेक्शन ई में किसी भी लड़की को नहीं चाहता था, बस मुझे डर था कि वो अगली एला ना बन जाए। लेकिन जेस्पर भी हमारी वजह से उसी रास्ते पर आ गई, पर जैसा एला के साथ हुआ था वैसा मैं जेस्पर के साथ होने नहीं दूंगा, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। अब एला कीफर के पास आकर कहती है, देखो कीफर, मुझे लगता है कि तुम्हारे और जेस्पर के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन एंगेजमेंट तो यूरी के साथ हो गई, जेस्पर का भी सेम वही हाल हो रहा है जैसा मेरे साथ हुआ था। तो कीफर कहता है, मुझे पता है, दोहराओ मत उस चीज को दोबारा, पर मैं इस बार जेस्पर को उदास नहीं होने दूंगा, मैं लड़ूंगा उसके लिए, उसकी खुशी के लिए, मुझे बस वो खुश चाहिए। अब हमें लिफ्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ कीफर जेस्पर से कहता है, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम यूरी को पसंद करती हो, बस इसका मुझे जवाब चाहिए। लेकिन यहाँ जेस्पर कुछ नहीं कह पाती। कीफर कहता है, चुप रहोगी तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा, बता रहा हूँ। और तब भी जेस्पर कुछ नहीं कहती।
तो कीफर फाइनली उसे किस कर लेता है। जैस्पर कहना तो चाहती है कि वो कीफर को पसंद करती है, पर फैमिली की जिम्मेदारियों की वजह से वो चुप रह गई। तभी लिफ्ट में बाकी लोग आ जाते हैं। कीफर और जैस्पर दोनों कह रहे होते हैं, हम दोनों हैं तो एक दूसरे के कितने करीब, लेकिन हम दोनों के दरमियान अनगिनत फासले हो गए। जैस्पर अपनी फैमिली के लिए बाहर आ जाती है। यूरी उससे कहता है, सब ठीक तो है, तुम कहाँ चली गई थी? 12 बजने वाली है, फायरवर्क्स होगा, चलो देखने चलते हैं उसको। तो जैस्पर उसके साथ चली जाती है। सारे लोग फायरवर्क्स देखने के लिए जमा हो जाते हैं। यूरी भी बड़ा खुश था, लेकिन तब जैस्पर कहती है, मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज थोड़ी देर में आती हूँ। तो यूरी कहता है, फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से आ जाना वापस, साथ में देखेंगे। जिसके बाद जैस्पर वहां से सीधा कीफर को ढूंढने निकल जाती है। और कीफर खुद भी जैस्पर को ढूंढ रहा होता है, बस वो उसको अपने पास बुलाकर सिर्फ उसको देख रहा होता है। जैस्पर कहती, तुम्हारी हरकत मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी एंगेजमेंट हो गई, सारी फैमिली वाले यहाँ पर मौजूद हैं, फिर भी तुम इतनी अजीब तरह से मुझे बस देखते क्यों जा रहे हो? ऐसा लग रहा है पसंद करने लगे हो मुझे। हम तो बस एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, प्यार की तो बात बहुत दूर की हो गई। कीफर कहता है, शायद सही कहा तुमने, सिर्फ पसंद नहीं, प्यार करने लगा हूँ तुमसे। जो बात मुझे पहले कह देनी चाहिए थी वो आज कह रहा हूँ कि जैस्पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? और ये सुनकर जैस्पर कह नहीं पाती, लेकिन बिना कहे उसका दिल प्यार का इजहार कर देता है। और यही महसूस करते हुए कीफर की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो अगेन जैस्पर को किस कर देता है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और तभी फायरवर्क्स हो जाते हैं। यहाँ इन दोनों का मिलन हो चुका है। दोनों ने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने प्यार को अपनाया और दोनों के प्यार की जीत हुई। लेकिन यूरी बेचारा यार इंतजार करता रह गया, भीगी आंखों से इंतजार में था बेचारा कि जैस्पर उसके पास आएगी, लेकिन वो नहीं आई। सच में दोस्तों एंडिंग थोड़ी ड्रामेटिक हो गई, बेकार भी थी। मतलब सही है मेरे हिसाब से, मुझे तो ये लगता है उसको कीफर के साथ ही जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बता दीजिएगा। पर यार यूरी के लिए थोड़ा बुरा इसलिए भी लग रहा है कि बेचारे ने जैस्पर के लिए हर वो चीज किया जो वो कर सकता था, लेकिन आखिर में वो खाली हाथ रह गया। यहाँ तक कि उसने कीफर से कंफर्म भी किया कि वो जैस्पर से प्यार करता है या नहीं। वो वक्त रहते पीछे हट जाता उस समय, लेकिन तब कीफर ने कुछ कहा नहीं और ना ही जैस्पर ने उसे कीफर के बारे में कुछ बताया। और आखिर एंगेजमेंट होने के बाद तब जैस्पर ने कीफर को चुना और बेचारा यूरी अपना दिल तोड़ कर रह गया। एंडिंग को अच्छा बनाया जा सकता था, लेकिन जाना तो जैस्पर को किसी एक के पास ही था। यूरी के पास जाती तो हमें कीफर के लिए बुरा लगता, और अभी कीफर पे गई है तो यूरी के लिए बुरा लग रहा है यार। खैर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ऐसी तो होती है सीरीज ड्रामेटिक। बाकी इसी इमोशनल या कहें कि कॉमेडिक सीन के साथ ये सीरीज होती है खत्म। ध्यान रखेगा अपना।